हाय एवरीवन। देखो नेक्स्ट अपन का टॉपिक है 1 ओम। क्वेश्चन आता है डिफाइन 1 ओम। शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आते हैं। जैसे देखो अपन ने बेसिकली करंट के बारे में पढ़ा, तो करंट का जो यूनिट होता है उसके बारे में अपन का 1 एम्पियर क्वेश्चन आया हुआ है, 1 वोल्ट। तो जो अपन ने पहले वाली वीडियो के अंदर डिस्कस कर ली है। सेम तरीके से देखो रेजिस्टेंस के बारे में भी क्वेश्चन आता है डिफाइन 1 ओम, कि 1 ओम किसे कहते हैं। अब देखो हमें पता है ओम जनरली रेजिस्टेंस की यूनिट है, और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, R = V/I। ये फॉर्मूला अपन ने देखो पहले क्लियर कर लिया। अब हम V/I के अंदर क्या पुट करते हैं कि अपन की R की वैल्यू 1 आ जाए। उसका आंसर ये होता है, ऊपर भी आप 1 पुट करो, नीचे भी 1 पुट करो, तो आंसर क्या आ जाएगा, आपका 1 आ जाएगा। अब इस कंडीशन के अंदर 1 ओम को कैसे डिफाइन करते हैं कि सपोज करो कोई आपका एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है, उसको आप 1 वोल्ट इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल से कनेक्ट करते हो, और उसके अंदर जो 1 एम्पियर करंट प्रोड्यूस होती है, इसका मतलब इस करंट के, इस वाले कंडक्टर के अंदर 1 ओम रेजिस्टेंस ऑफर्ड हो रही है। सिंपली अपन ये कह कि अगर अपन किसी भी कंडक्टर को 1 वोल्ट इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल से कनेक्ट करें, उसके अंदर 1 एम्पियर करंट प्रोड्यूस हो, तो उसका मतलब वो कंडक्टर हमारे को 1 ओम रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। तो अब देखो यहाँ पर अपन वोल्टेज कितना ले रहे हैं, 1 वोल्ट। इलेक्ट्रिकल करंट कितनी ले रहे हैं, 1 एम्पियर। तो अब दोनों की वैल्यू अगर अपन आर के अंदर पुट कर देंगे, V 1 और I भी 1, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1। और पीछे रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम। तो इस हिसाब से अपन का जो रेजिस्टेंस ऑफर्ड होगा उस वाले कंडक्टर के अंदर, वो कितना होगा, 1 ओम रेजिस्टेंस ऑफर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट अपन का टॉपिक है रेजिस्टेंस। जो अपन ने देखो अपन का कांस्टेंट आया था ओम्स लॉ के अंदर, जिसे हमने क्या कहा था, रेजिस्टेंस कहा था। अब एक्चुअल के अंदर अपन को वो सीखना है या पढ़ना है कि रेजिस्टेंस है क्या एक्चुअल में। रेजिस्टेंस एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है ओम्स लॉ का, और एक्चुअल में इसकी भी एग्जिस्टेंस है या इसकी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। तो अब रेजिस्टेंस किसे कहते हैं कि जब भी किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, तो सपोज करो देखो ये अपन की क्या थी, एक वायर थी जिसकी अपन विड्थ क्या बना देते हैं, थोड़ी बड़ी बना देते हैं, ताकि हमें पता चले एक्चुअल में क्या हो रहा है। जैसे सपोज कीजिए ये अपन का इलेक्ट्रॉन है, ये फ्लो करने की कोशिश करता है, और हमें पता है कि मेटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, ऐसे फ्री होते हैं। तो अभी जैसे ये भी एक इलेक्ट्रॉन है, ये भी एक इलेक्ट्रॉन है, अभी ये जैसे अपन इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाते हैं, तो उनके अंदर मूवमेंट हो जाती है। अब मूवमेंट के कारण ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ कोलाइड भी हो सकता है, या इसके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज प्रेजेंट, जैसे पॉजिटिव चार्ज की या आइंस की इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है। और हमें पता होता है कि जैसे इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड आइंस के कंपेयर के अंदर क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो देखो दोनों कंडीशंस के अंदर, या तो देखो ये इलेक्ट्रॉन देखो सपोज करो इस इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या हो, मूवमेंट की इस तरीके से हो, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन हो वो भी इस तरीके से मूव कर रहा है। तो देखो दो गाड़ियां, देखो अगर अपन ये सपोज करते हैं कि एक गाड़ी देखो रास्ते से ऐसे जा रही है और उसने ऐसे टर्न कर लिया, दूसरी गाड़ी देखो पीछे से स्ट्रेट आ रही है। अब इस कंडीशन में क्या होगा, ये आगे जाकर आगे पहुंच जाएगी, वो भी आगे जाएंगी, दोनों साथ में क्या हो जाएंगे, कोलाइड हो जाएंगे। तो या तो क्या हो सकता है, पॉसिबल कंडीशंस ये हो सकती है कि दो इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के साथ कोलाइड हो सकते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन्स हमारे हमारे इस कंडक्टर के अंदर जो आइंस होते हैं या इम्प्योरिटीज होती है उसके साथ क्या हो सकते हैं, कोलाइड हो सकते हैं। रीजन क्या होते हैं, या तो इम्प्योरिटीज मूव नहीं करती, या तो इम्प्योरिटीज की मूवमेंट स्लो होती है और हमारी इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट ज़्यादा होती है। जैसे इस कंडीशन में क्या होगा कि आगे वाली गाड़ी धीरे चल रही है, पीछे वाली गाड़ी बहुत स्पीड से जा रही है, तो क्या हो जाएगा, ये इसके साथ कोलाइड हो जाएगी। दूसरी कंडीशन के अंदर एक गाड़ी ऐसे जा रही है, दूसरी गाड़ी स्ट्रेट आ रही है, तो भी क्या हो जाएगा, कोलाइड हो जाएगा। तो देखो दोनों केसेस के अंदर हमारे क्या होती है, कोलिजन होती है। जैसे ही कोलिजन होगी तो हमारी स्पीड क्या हो जाएगी, गाड़ियों की कम हो जाएगी, वहां पे रुक भी सकती है। तो अभी यहाँ पर बेसिकली इलेक्ट्रॉन के साथ कोलिजन होने के कारण, या इलेक्ट्रॉन्स की इम्प्योरिटीज मतलब आयंस के साथ कोलिजन होने के कारण उसकी स्पीड जो कम हो जाती है, इसे अपन कहते हैं ऑब्स्ट्रक्शन, या रुकावट आ जाती है उसकी स्पीड में। तो हमारी किसी भी कंडक्टर के अंदर जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तो उनको कितनी ऑब्स्ट्रक्शन या रुकावट आ रही है उनके फ्लो के अंदर, उसे हम क्या कहते हैं, सिंपली रेजिस्टेंस कहते हैं। तो सिंपली रेजिस्टेंस को कैसे डिफाइन करेंगे, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय द कंडक्टर इन द मूवमेंट ऑन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अंदर जितनी रुकावट आती है, उसी रुकावट को या उसी ऑब्स्ट्रक्शन को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। जनरली ये क्यों होती है, या तो इलेक्ट्रॉन के कोलिजन के कारण या आयंस या इम्प्योरिटीज के कारण। अब रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, R = V/I, और उसका यूनिट क्या है, ओम है। तो ये अपन के रेजिस्टेंस के बारे में कुछ था। तो रेजिस्टेंस क्या है कि जो अपन के कंडक्टर के अंदर जैसे चार्ज पार्टिकल फ्लो करते हैं, तो उनके अंदर कितनी ऑब्स्ट्रक्शन कंडक्टर देता है, उसे अपन कहते हैं रेजिस्टेंस कहते हैं। अब नेक्स्ट देखो अपन का टॉपिक है, क्या ये रेजिस्टेंस हमारे मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। तो उसका आंसर है यस, हमारा रेजिस्टेंस मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है।
इसी वजह से जो हमारी वायरिंग्स होती है वो कॉपर की बनी होती है, ना कि आयरन की, क्योंकि कॉपर बेसिकली कम रेजिस्टेंस ऑफर करता है और आयरन ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करता है। तो अब ये चीज़ अपन को देखो बेसिक में समझ में आ गई कि रेजिस्टेंस कुछ मटेरियल्स में कम होता है, कुछ मटेरियल्स में ज़्यादा होता है। तो ये सिंपली हम ये कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। तो किस हिसाब से करता है या किस कंडीशन या उस मटेरियल की किस फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है, वो अपन को पढ़ना है। तो बेसिकली देखो अपन के दो है, हमने क्या किया कि एक अपन ने कंडक्टर लिया, जैसे ये वाला कंडक्टर था। अब ये कंडक्टर लिया, इसको अपन ने 5 वोल्ट बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, इसके अंदर 1 एम्पियर करंट प्रोड्यूस होगी। अभी ये बेसिकली इसकी लेंथ क्या थी, 1 मीटर थी। अभी हमने क्या कर दी, इसकी मीटर लेंथ इंक्रीज कर दी, 1 + 1 2 मीटर, इसको 5 वोल्ट बैटरी के साथ कनेक्ट किया। तो अब इसके अंदर जो करंट प्रोड्यूस हो रही है वो करंट बेसिकली 1 एम्पियर नहीं हो रही, वो करंट कितनी प्रोड्यूस हो रही है, वो 1 एम्पियर से कम प्रोड्यूस हो रही है, 0.8 हो सकती है, 0.7 हो सकती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बेसिकली जैसे जैसे करंट को कम हो गई, करंट कम क्यों हुई, क्योंकि हमारे इलेक्ट्रॉन भी कम फ्लो होंगे इस वजह से। तो जो अपन की मतलब क्या आ गई, ऑब्स्ट्रक्शन आ गई। इस सिंपली हम ये कह सकते हैं कि हमारा रेजिस्टेंस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। देखो अपन का ओम्स लॉ का फॉर्मूला क्या है, V = IR। अगर अपन वोल्टेज पहले अपन कितना ले रहे थे, 5 वोल्ट, अभी भी हम 5 वोल्ट ही ले रहे हैं। और रेजिस्टेंस अपन का क्या हो गया, रेजिस्टेंस अपन ने लेंथ इंक्रीज कर दी, इसके कारण अपन की करंट की वैल्यू डिक्रीज हो गई और रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। मगर दोनों टर्म का आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। तो सिंपली अपन क्या कहना चाहते हैं कि जैसे अपन ने 1 मीटर का जब हमारा कंडक्टर था, तब उसके अंदर 1 एम्पियर करंट प्रोड्यूस हुई। जब अपन ने 2 मीटर कर लिया तो उसकी करंट कितनी होगी, 0.7 0.8 एम्पियर होगी, मतलब 1 एम्पियर से कम हो गई। तो करंट कम हुई, इसका मतलब क्या हुआ, ऑब्स्ट्रक्शन ज़्यादा हुआ, इसी वजह से हमारी करंट क्या हो गई, कम हो गई। तो ये चीज़ ये बताती है कि किसी भी कंडक्टर का अगर अपन लेंथ इंक्रीज करते जाएंगे तो उसके अंदर रेजिस्टेंस भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज करता होता जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि बेसिकली किसी भी मटेरियल का रेजिस्टेंस उसकी लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आप लेंथ इंक्रीज करोगे वैसे रेजिस्टेंस भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। अगर दोनों के बीच में ग्राफ निकालेंगे तो ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन। जैसे ओम्स लॉ के अंदर अपन ने ये पढ़ा था कि जैसे वोल्टेज इंक्रीज होता है तो इलेक्ट्रिकल करंट इंक्रीज होती है। अगर दोनों चीज़ें एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती है और उन दोनों के बीच में अपन ग्राफ फाइंड करना चाहते हैं तो वो कैसा बनाता है, स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे भी देखो अपन ग्राफ बनाएंगे, वाई एक्सिस के अंदर रेजिस्टेंस लेते हैं, एक्स एक्सिस के अंदर लेंथ लेते हैं। दोनों के बीच में अगर अपन ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ के नाम कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। जैसे देखो ये कैसा बन रहा है, स्ट्रेट लाइन बन रहा है। तो हम ये कहते हैं कि बेसिकली रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसके लेंथ के ऊपर। दूसरा देखो मटेरियल का क्या होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। क्रॉस सेक्शन एरिया किसे कहते हैं, जैसे सपोज करो ये अपन की वायर है, इस वायर का देखो ये वाला पार्ट आपको दिख रहा है, इसे कहते हैं अपन क्रॉस सेक्शन एरिया। अब देखो आपने घर के अंदर जब आपकी अगर आपका न्यू घर बना होगा और आपकी इलेक्ट्रिसिटी की वायरिंग हो रही होगी तो वहाँ पे आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जो कनेक्शन हमारी ट्यूबलाइट या बल्ब के साथ या हमारे फैन के साथ कनेक्टेड है उनके लिए थिन वायर्स, मतलब है ना, थिन वायर्स यूज़ की गई है। और जो कनेक्शन हमारी एसी हीटर्स के लिए है उनके लिए थिक वायर यूज़ की हुई है। तो एक जगह पर ने थिन या थिक क्यों यूज़ की, दोनों कॉपर की बनी हुई है। तो हमने एक, तो उसका रीज़न क्या होता है कि बेसिकली क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। अगर क्रॉस सेक्शन जो रेजिस्टेंस होता है वो थिन वायर के अंदर ज़्यादा होता है और थिक वायर के अंदर रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है, सेम मटेरियल के लिए। तो हम ये कह सकते हैं कि बेसिकली रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स क्रॉस सेक्शन एरिया। देखो जो छोटी थिन वायर है उसको अपन बल्ब के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, जो थिक वायर है जैसे ब्लैक कलर की थिक वायर है जो अपन हीटर के साथ कनेक्ट कर रहे हैं या एसी के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। तो अभी देखो थिन वायर क्यों अपन बल्ब के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि बल्ब के लिए कम इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो इसका मतलब थिन वायर के अंदर रेजिस्टेंस क्या होता है, ज़्यादा होता है। अब सेम वायर कॉपर की बनी हुई है मगर अपन ने इसको थिक कर दी है तो इसके अंदर रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो अपन एरिया इंक्रीज कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस कम हो रहा है, एरिया डिक्रीज कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस ज़्यादा हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि बेसिकली रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर। इनवर्सली का मतलब अगर एक चीज़ इंक्रीज होगी तो दूसरी चीज़ डिक्रीज होगी, दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, उल्टे होंगे, या दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो हम ये कहते हैं रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर। R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/n। इसका मतलब अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो एरिया डिक्रीज होगा, अगर एरिया डिक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। दोनों एक दूसरे के ऊपर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है तो इसका मतलब एरिया क्या हो, उसका एरिया कम होगा। अगर इन द सेकंड केस के अंदर अगर अपन एरिया ज़्यादा करते हैं तो हमारा रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा।
जैसे देखो फर्स्ट केस के अंदर जो थिन वायर्स थी उसका एरिया कम था, इस वजह से उसने ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर किया, उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कम फ्लो होगी। दूसरे कंडीशन के अंदर सेम अपन की कॉपर की वायर बनी हुई थी, हमने एरिया इंक्रीज कर दिया तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो गया, कम हो गया। अभी हमारी हीटर से इलेक्ट्रिकल एसी क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे। एक चीज इंक्रीज होगी तो दूसरी चीज डिक्रीज होगी, अगर दूसरी डिक्रीज होगी तो फर्स्ट वाली क्या हो जाएगी, फर्दर इंक्रीज हो जाएगी। ये कॉन्सेप्ट आपको आगे भी काम आएगा फिजिक्स के अंदर। तो अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, इनवर्सली का मतलब दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो अगर अपन आर और 1/a का अगर ग्राफ निकालेंगे तो वो कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। किसका, 1/a। वाई एक्सिस के ऊपर अपन क्या लेंगे, आर लेंगे, और एक्स एक्सिस के ऊपर अपन 1/a लेंगे। तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/a का, और रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शन एरिया। अगर आपको एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछे, सीबीएसई के अंदर देखो ऐसे पूछ सकते हैं कि राइट द ग्राफ, ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन आर और ए। इस कंडीशन के अंदर अगर आप y एक्सिस के ऊपर r लेते हो और x एक्सिस के ऊपर a लेते हो तो आपका ग्राफ ऐसे स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, डाउनवर्ड बनेगा, इस तरीके का बनेगा। क्यों, हम ये तो कह रहे हैं कि अगर अपन का रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो एरिया क्या होगा, डिक्रीज। अगर रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा तो एरिया क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो कुछ इस तरीके का ग्राफ बनेगा, मतलब ऐसे कर कर ऊपर से लेकर आपको नीचे तक लेके आना है। यहाँ पर रेजिस्टेंस, यहाँ पे आपको एरिया लिखना है। और अभी हमारे एनसीईआरटी के अंदर ये दिया हुआ है तो अपन कुछ इस तरीके से लर्न कर लेते हैं। तो अब देखो दोनों इक्वेशन से r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l, r इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द a। तो दोनों इक्वेशन से क्या हो जाएगा, r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द l अपॉन a। दोनों इक्वेशन से अपन की ये न्यू इक्वेशन बन जाएगी। हमें पता है जब भी प्रोपोर्शनल होता है तो उसे हटाकर एक कांस्टेंट देना पड़ता है। तो यहाँ पे अपन प्रोपोर्शनल हटाकर एक क्या देंगे, कांस्टेंट। वो कांस्टेंट क्या है, अलग बुक्स के अंदर k से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, मगर यहाँ पे अपन इस कांस्टेंट को रो से रिप्रेजेंट करेंगे। रो का मतलब एक डांसिंग पी को क्या कहते हैं, रो कहते हैं। अपन पी लिखते हैं मगर उस पी को क्या कर दो, ऐसे डांसिंग बना दो, इसका मतलब क्या हो गया, रो हो गया। तो अभी r इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, ये अपन का क्या हो गया, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया। तो ये रो क्या है, जो अपन ने डांसिंग पी है, ये बेसिकली कॉन्स्टेंट टर्म। डांसिंग पी मैं बोल रहा हूँ, कोई ऐसे साइंटिफिक या इसे स्टैंडर्ड वैसे डांसिंग पी नहीं बोला जाता, इसे रो बोला जाता है। तो रो बेसिकली क्या है, रो यहाँ पर एक अपन का कांस्टेंट है जो अपन के इन दोनों इक्वेशन के कारण आया है। इस कांस्टेंट का नाम है रेजिस्टिविटी, या इसे अपन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। और ये अपन का क्या, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है। तो ये आपको दोनों ग्राफ लर्न रखने हैं। ग्राफ बिटवीन आर एंड एल स्ट्रेट लाइन, ग्राफ बिटवीन आर एंड 1/a, ये भी कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन। और अपन के रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। आगे अपन देखो कल अपन इसी फॉर्मूले के रेस्पेक्ट के अंदर रेजिस्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे, और ये किस फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे अपन को ये लर्न होना चाहिए कि रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल। किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, अगर एक ही मटेरियल है, बेसिकली अलग अलग मटेरियल का रेजिस्टेंस तो अलग अलग तो होता ही है, मगर एक मटेरियल के लिए भी वो डिपेंड करता है उसकी लेंथ के ऊपर, और इस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया। लेंथ इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी, एरिया इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगी, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये चीज़ें आपको लर्न रखनी है। वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।